MA 304 CNC मशीन्स एंड ऑटोमेशन। आज हम नया चैप्टर यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे और यूनिट 4 जो है वो है कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स ऑफ CNC मशीन्स, यानी कि CNC मशीन के जो कंस्ट्रक्शन डिटेल्स हैं या कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन है मशीन का, वो किस तरह से किया जाता है, किस प्रकार का होता है, ये आज हम इस यूनिट 4 के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और यूनिट 4 का जो फर्स्ट सब यूनिट है 4.1 वो है इंट्रोडक्शन। देखिए, इस चैप्टर का, इस यूनिट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है वो पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात कि CNC मशीन्स का जो डिज़ाइन चेंजेस हैं वो क्यों ज़रूरी हैं कन्वेंशनल मशीन के कंपैरिजन में। कन्वेंशनल मशीन यानी कि सिंपल लेथ जो कॉलेज की वर्कशॉप में लगी होती हैं, और जब हम बात करते हैं एक CNC लेथ की, तो दोनों के कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स में या डिज़ाइन में क्या फ़र्क होता है और क्यों फ़र्क होता है, एक चीज़ हम ये देखेंगे। दूसरा, वो कौन कौन से एरियाज़ हैं, वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जहाँ पे CNC मशीन्स के उन पार्ट्स को डिज़ाइन करने में चेंजेस की ज़रूरत होती है। तीसरी चीज़, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम रोलिंग फ्रिक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं CNC मशीन में। मोस्टली जो कन्वेंशनल मशीन्स हैं, मैं फिर वापस लेथ पे आ रहा हूँ, अगर आप लेथ की अगर टूल स्लाइड को अगर आप देखेंगे, जो हैंड व्हील से आगे पीछे जिसका मूवमेंट किया जाता है, वहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। लेकिन जब आप CNC मशीन की स्टडी करेंगे, उसकी डिज़ाइन देखेंगे, तो वहाँ पे जो मशीन स्लाइड्स हैं उसको वहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शंस प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है ये भी इसी में हम डिस्कस करेंगे। फिर इस चीज़ के लिए हम जब स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हम बॉल स्क्रू नट असेंबली का यूज़ करते हैं। तो बॉल स्क्रू नट असेंबली को यूज़ करने के क्या क्या एडवांटेज हैं और CNC मशीन में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है, ये भी हम इसी चैप्टर में देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि मेथड्स ऑफ स्वार्फ रिमूवल, यानी स्वार्फ जो मशीन जब ऑपरेशन करती है, कटिंग ऑपरेशन हो रहा है या मशीनिंग हो रही है, तो कंटिन्यूस चिप्स जनरेट होते हैं। तो चिप्स को कैसे वर्किंग जोन से कटिंग जोन से हटाया जाता है और फिर मशीन से कैसे हटाया जाता है, वो मेथड्स ऑफ स्वार्फ रिमूवल वो इसी में पार्ट आएगा। और लास्ट के अंदर हम इसमें देखेंगे सेफ्टी प्रिकॉशंस, जो कि हम CNC मशीन के साथ काम करते वक्त लेते हैं, या क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस प्रोवाइड किए जाते हैं कि उस मशीन पर काम करते हुए ऑपरेटर या वर्कर को सेफ्टी हज़ार्ड्स प्रोवाइड हों या उनके साथ कोई हज़ार्ड नहीं हो, कोई दुर्घटना नहीं हो। तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन में कि जो एक कन्वेंशनल मशीन है उसके डिज़ाइन से CNC मशीन टूल का डिज़ाइन क्यों डिफरेंट होता है, क्यों फ़र्क होता है। देखिए, CNC मशीन के अंदर जब हम उसके कन्वेंशनल मशीन से कंपेयर करते हैं, जैसे एक आपकी कन्वेंशनल मिलिंग मशीन है और एक आपके पास CNC मिलिंग मशीन है, तो इन दोनों में बहुत सारे डिज़ाइन चेंजेस होंगे, बहुत सारे डिज़ाइन चेंजेस होंगे।
And many design changes are required for CNC machines as compared to their conventional counterparts due to a number of additional requirements. क्योंकि CNC मशीन के साथ हमें कई सारी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जिनके लिए CNC मशीन को बनाया गया है, जिनके उन रिक्वायरमेंट के लिए CNC मशीन को काम करना होता है। तो उन रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम वो करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें एक कन्वेंशनल लेथ की, कन्वेंशनल लेथ जो CNC लेथ नहीं है, जो वर्कशॉप में लगी हुई है, उसके अंदर हम टूल स्लाइड को कैसे आगे पीछे करते हैं, टूल स्लाइड का मूवमेंट कैसे होता है, वहाँ पे एक हैंड व्हील लगा रहता है। उस हैंड व्हील को जब हम घुमाते हैं तो टूल की जो स्लाइड है वो आगे या पीछे उसके घुमाने से चलती है। मतलब आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो एक डायरेक्शन में टूल स्लाइड चलेगी, जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे उस हैंड व्हील को तो टूल स्लाइड दूसरे डायरेक्शन में चलेगी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं CNC के अंदर, यहाँ पे वो हैंड व्हील नहीं होता है। यहाँ हम CNC मशीन में हैंड व्हील से स्लाइड्स को आगे, वर्किंग स्लाइड्स को आगे पीछे नहीं करते। यहाँ पे हमारे पास एक्सिस ड्राइव मोटर्स होती हैं, और एक्सिस ड्राइव मोटर जो होती हैं उनको जब मशीन कंट्रोल यूनिट से जब सिग्नल मिलता है, करंट उनके ऊपर जब वो आता है, डायरेक्शन आता है, तब वो मोटर एक्चुएट होती हैं और जिस भी डायरेक्शन में स्लाइड को आगे या पीछे मूव करना है उस डायरेक्शन में वो एक्सिस मोटर रोटेट होगी, घूमेगी, और उसकी सहायता से टूल स्लाइड जो है या वर्किंग स्लाइड जो है वो आगे पीछे मूव करेगी। अब होता क्या है कि अगर आपके पास मिलिंग मशीन है, हम मिलिंग मशीन की बात करते हैं, वहाँ पे जो स्लाइड है उसके ऊपर जॉब माउंट होता है, या आपकी शेपर मशीन है उसके ऊपर आपका जॉब माउंट होता है। और आर्बर, मिलिंग की बात करें तो आर्बर के ऊपर टूल लगा हुआ है। टूल अपनी जगह लगा हुआ है कॉलम के ऊपर हेड में, और नीचे जो वर्किंग टेबल है, जो स्लाइड है, वो मूव करेगी टू एंड फ्रो, जिसके ऊपर जॉब लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है कन्वेंशनल मिलिंग मशीन के अंदर, परंपरागत मशीन के अंदर, कि जो टूल स्लाइड मूव कर रही है वो वहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। स्लाइड वेज के ऊपर वर्क टेबल जो है वो स्लाइड करके चलती है, और उन दोनों के बीच में अपन लुब्रिकेशन ऑयल प्रोवाइड करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए। लेकिन फिर भी वहाँ पे जो फ्रिक्शन रहता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन रहता है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को लिए मूव करने में हमें ज़्यादा एनर्जी की या ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। और यदि आपका वर्क जॉब का साइज़ बहुत बड़ा है, जिस पे आप काम कर रहे हैं उस मिलिंग मशीन पे, उसका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो नेचुरली वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कारण उस स्लाइड को, वर्किंग स्लाइड को मूव करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी या पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर सेम चीज़ ही हम CNC मशीन में ले लें, वहाँ पे हमने वही जो वर्क टेबल है, CNC मिलिंग मशीन पे मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम CNC मिलिंग मशीन की बात करें तो वहाँ पे वही स्लाइडिंग सरफेस के लिए अपन एक्सिस मोटर लगा देंगे। तो चूंकि वज़न ज़्यादा है जॉब का, तो अब उसको मूव करने के लिए हमें बहुत बड़े साइज़ की या पावरफुल मोटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और जिसके लिए मोटर्स का साइज़ भी बड़ा होगा। लेकिन वही चीज़ अगर मैं ये बात करूं कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन था कन्वेंशनल मिलिंग मशीन पे, उसको मैं CNC के अंदर रोलिंग फ्रिक्शन पे चेंज कर दूं, तो रोलिंग फ्रिक्शन पे होते ही कि उस स्लाइड को जो मूव करना है, टू एंड फ्रो मूव करना है, अब मुझे लेस एफर्ट के अंदर, लेस पावर के अंदर मैं उसी जॉब जो कि बहुत, जिसका वज़न ज़्यादा है, उसको मैं मूव कर सकता हूँ। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ही मैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन से रोलिंग फ्रिक्शन पे गया, जहाँ पे मेरा फ्रिक्शन कम हो गया और मुझे अब कम ताकत की ज़रूरत है, कम पावर की ज़रूरत है, लेस एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू मूव द स्लाइडिंग टेबल, वर्क टेबल। इन दैट केस, इस स्थिति में मेरे को छोटी एक्सिस मोटर से मैं मेरा काम कर लूँगा, तो मेरा साइज़ भी छोटा हो जाएगा, और मेरा जो पावर कंजम्पशन है, मोटर जो पावर ले रही है, इलेक्ट्रिक पावर ले रही है, वो भी मेरी कम हो जाएगी। तो ये मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया है
कि किस तरीके से एक केवल हम अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारी एक्सेस मोटर्स का साइज़ कम हो जाता है, उसकी जो पावर रिक्वायरमेंट होती है वो कम हो जाती है। तो ये इस तरह के फैक्टर्स होते हैं कि जो कि हम कन्वेंशनल मशीन के मुकाबले जब हम सीएनसी मशीन टूल को डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे ये चेंजेस आ जाते हैं। तो पहली चीज़ अभी मैंने एक बताई आपको कि जैसे ही हम स्लाइडिंग सरफेस पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जगह रोलिंग फ्रिक्शन अगर हम प्रोवाइड कर दें तो हमारा पावर कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगा, एक्सेस मोटर का साइज़ छोटा हो जाएगा। तो ये एक कारण होता है कि जो ये एक बात है कि किस तरह से डिज़ाइन सीएनसी मशीन का डिज़ाइन, मशीन टूल का डिज़ाइन एक कन्वेंशनल मशीन टूल से चेंज हो जाता है। दूसरी चीज़ आती है कि हम सीएनसी मशीन के अंदर बहुत हायर कटिंग स्पीड्स और हायर फीड्स को यूज़ करते हैं और साथ के साथ इम्प्रूव टूलिंग है। मतलब जो टूल है वो हमारा स्पेसिफिक टूल होते हैं, कार्बाइड्स, सेरेमिक टूल्स होते हैं और क्वालिफाइड टूल होते हैं। ये हम सीएनसी मशीन में यूज़ करते हैं। और जब हम ज़्यादा स्पीड देते हैं, हायर कटिंग स्पीड होती है, हायर फीड देते हैं, डेप्थ ऑफ कट आप ज़्यादा देते हो, तो मशीन टूल के ऊपर मल्टी डायरेक्शनल फोर्सेस की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाती है। जो फोर्स लग रहा है ना, स्ट्रेसेस जो डेवलप हो रही हैं मशीन टूल में, वो भी अब ज़्यादा डेवलप होंगी क्योंकि यहाँ पे कटिंग स्पीड्स ज़्यादा हैं, कटिंग फीड ज़्यादा है आपकी, और आपने जो इम्प्रूव टूलिंग ली है उससे आप डेप्थ ऑफ कट भी ज़्यादा दे रहे हैं। तो जो हाई डायरेक्शनल जो फोर्सेस होंगे वो सीएनसी मशीन्स पे ज़्यादा आएंगे इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल मशीन। इसके अलावा सेटअप टाइम और चेंज ओवर टाइम, जॉब को अगर हमें चेंज करना है, एक जॉब हटा के दूसरा जॉब लगाना है, तो वो तो होता है चेंज ओवर टाइम। और सेटअप टाइम, एक जॉब को माउंट करना है, वो कहलाता है सेटअप टाइम। सीएनसी मशीन में दोनों कम होते हैं, सेटअप टाइम भी कम होता है और चेंज ओवर टाइम भी कम होता है। तो इस कारण क्या होता है कि मशीन का पूरा समय जो होता है वो मटेरियल को कट करने में लगता है। मतलब मशीन्स जो होती हैं वो अपना मैक्सिमम टाइम मशीनिंग ऑपरेशन करने में ही लगाती हैं और इससे हायर परसेंटेज ऑफ कटिंग टाइम जो हो जाता है वो स्लाइडवेज, गाइडवेज, लीड स्क्रू, जो मशीन टूल के गियर्स हैं उनका वो फास्टर वियर होता है। तो उस वियर को कम करने के लिए हमें वो डिज़ाइन मटेरियल्स और वो बनाने के लिए उनको वो मटेरियल्स और वो डिज़ाइन हमें चेंज करना पड़ता है कि जिससे कि ये फास्टर वियर को हम कर सकें। इसी तरह जब हमारा हायर परसेंटेज ऑफ कटिंग टाइम हो जाता है तो इसका मतलब हमारा जो मेटल रिमूवल रेट है वो हमारी बहुत बढ़ जाती है। मतलब कन्वेंशनल मशीन के मुकाबले अगर आप कन्वेंशनल मशीन पर काम कर रहे हैं, कन्वेंशनल एक लेथ है, उस पर आप 8 घंटे काम कर रहे हैं तो आपके जॉब 10 बने, तो 10 जॉब का ही आपका चिप्स या स्वार्फ इकट्ठा हुआ। लेकिन जब आप एक सीएनसी लेथ पे आप काम कर रहे हैं तो अब आप 8 घंटे में 10 जॉब नहीं बनाएंगे, अब आपके 8 घंटे में करीब 50 जॉब बनेंगे। तो अब आप देखिए कि 8 घंटे में आपका जो चिप्स है या जो स्वार्फ जनरेट हुआ है वो उससे दुगना तिगना जनरेट हुआ। तो हमें वर्किंग जोन से ये भी तुरंत स्वार्फ को भी बराबर हटाते रहना पड़ता है। इसी तरीके से जब हम ऑपरेटर की बात करते हैं, जो ऑपरेटर सीएनसी मशीन पर काम कर रहा है, चूँकि यहाँ पे स्पीड्स भी ज़्यादा हैं, कटिंग स्पीड ज़्यादा है, फीड ज़्यादा है, बहुत प्रोसेस जल्दी हो रहा है, कटिंग टाइम बहुत ही हमेशा मशीन कटिंग में ऑपरेशन में ही बिजी है, तो हमें फिर ऑपरेटर की सेफ्टी भी ध्यान में रखनी पड़ती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके कारण हमें सीएनसी मशीन का डिज़ाइन जो है या कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन जो है वो कन्वेंशनल मशीन से भिन्न रखना पड़ता है। और जो अपने सिलेबस के अंदर जो जो चीज़ें हैं कि किन किन स्ट्रक्चर को, मशीन टूल के किन किन अपन पार्ट्स को देखेंगे कि उनका डिज़ाइन कन्वेंशनल से फ़र्क है, वो आपके सिलेबस में है। मशीन स्ट्रक्चर, स्लाइडवेज, स्पिंडल माउंटिंग, ड्राइव यूनिट्स, एलिमेंट ऑफ मोशन ट्रांसमिशन, लोकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर्स, स्वार्फ रिमूवल और सेफ्टी। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनको हम एक एक करके इन चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे।